गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग आज एक ओपन सेशन में आईएएस जनरल स्टडीज़ को लेकर के स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस पूरी चर्चा में मेरे साथ साथ, मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह है, मेरे साथ साथ हमारे और भी सहयोगी शिक्षक हैं, राजू सर, मृत्युंजय सर, सुनील सर। इसके अलावा इस पूरे ओपन सेशन में आपको हमारे एक और एकेडमिक सहयोगी होंगी जो आपको पूरे प्लान के बारे में ब्रीफ करेंगे, है ना, कि क्या प्रोसेस होता है हमारी क्लासेस का, ऑनलाइन क्लासेस को हम कैसे लेते हैं, है ना। यहाँ जो 4 एक्सपर्ट का मैंने भी नाम लिया, चारों अलग अलग विषयों पे आपसे बात करेंगे। मैं आपसे हिस्ट्री और कल्चर के ऊपर बात करूँगा कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि तो पूरी तैयारी जो पूरी क्लासेस होती है हमारी, वो 10-12 महीने की क्लासेस होती है। और एक एक एक्सपर्ट, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं जो हिस्ट्री एंड कल्चर पे क्लास लेता हूं, ऑलमोस्ट 60 क्लासेस होती हैं, 3 घंटे के अराउंड की क्लासेस होती हैं। तो 180 घंटे के आसपास जो मैं लेक्चर लेता हूं पूरे जीएस के पूरे सेगमेंट के ऊपर, उसको 45-50 मिनट्स में पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आपको ब्रीफ करूं। लेकिन ये जो सेशन है हमारा, इसमें ये है कि मैं स्टार्ट कैसे करें चीज़ों को, हम हाउ टू स्टार्ट, है ना। तो कोई भी जो स्टूडेंट्स तैयारी की शुरुआत कर रहा है, बिगनिंग वाले फेज में है, तो उसे कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं जो हमारा भी सेशन होगा उसमें भी इन्हीं बेसिक चीज़ों पे फोकस करूंगा, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इस पूरे तैयारी के क्रम में, है ना। सबसे पहली बात जो नोटिस करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को, कि उसे ये पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ना है उसे, ठीक है, और कैसे पढ़ना है उसे, है ना। कैसे पढ़ना है तो ये इतना आसान काम नहीं होगा कि सारी बातों को आप समझ लेंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा यहीं पे होती है ना। किसी भी चीज़ की आप तैयारी शुरू करें, है ना, पूरे यूपीएससी की बात करें हम, तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। यानी हम सिलेबस की यहाँ आपसे हम बात करेंगे, हम, है ना। यहाँ हम आपसे पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, अभी स्टार्ट भी इसी से करेंगे हम। दूसरा बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि कहाँ से पढ़ें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें, यानी दूसरे शब्दों में आपके सोर्स क्या होंगे। यदि ये हमें पता चल जाए कि मैक्सिमम क्या पढ़ना है और ये भी हमें पता चल जाए, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है, तो एटलीस्ट जो पढ़ाई की गाड़ी होती है वो पटरी पे दौड़ने लगती है ना। तो दूसरा जिस पे मैं बात करूँगा, कहाँ से पढ़ें। तीसरा, इस पूरी पढ़ाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे। ये भी थोड़ा जटिल प्रोसेस है, लेकिन एक इनिशियल हिंट्स तो मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है, एक इनिशियल हिंट्स मैं आपको दे ही दूंगा, ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाएं। और चौथा जो टॉपिक जिस पे मैं बात करूंगा आपसे हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो है कि प्रैक्टिस का इसमें क्या रोल होता है ना, अभ्यास का इसमें क्या रोल होता है। तो जो हमारा 45-50 मिनट्स का जो सेशन है, उसमें इन 4 बिंदुओं पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये आइडिया होगा ज़रूर, निश्चित तौर पे, कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है और कितने पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। मैं वैसे बता दूं आपको, जो पहला एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, अभी 4 अक्टूबर को डेट उसका रखा गया इस बार कोरोना के कारण। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक सीसेट का पेपर होता है, एक जीएस का पेपर होता है। तो जीएस वाले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोग्राफी, इन्वायरमेंट, है ना, गवर्नेंस के कुछ टॉपिक होते हैं, इकोनॉमी है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं, जनरल साइंस पढ़ने होते हैं। एक बार आप सब सिलेबस देख लीजिएगा आप, ठीक है। मेंस जो सेकंड स्टेज होता है, मेंस होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, आप सबको मैं फिर मान के चल रहा हूँ आइडिया होगा ही, है ना। जीएस के 4 पेपर हैं 1000 मार्क्स के, एक ऑप्शनल लेना होता है जिसके 2 पेपर होते हैं 500 नंबर के, और एक एसी का पेपर होता है। यानी कुल आप ऐड कर देंगे तो 1750 नंबर का टोटल आपका ये पेपर होगा। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी के भी पेपर होते हैं, या फिर जो संविधान में दी गई भाषा है उसमें से कोई भी एक भाषा या भाषाओं पे पेपर आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए हम हिस्ट्री की बात शुरू करें। हम जो
प्रीलिम्स का सिलेबस है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एग्जाम का जो पहला स्टेज है उसमें प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस प्रश्न जो हैं जीएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट्स 2013 से लेकर के 2019 तक के रिकॉर्ड्स को देखें हम, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने 55 प्रश्न यदि सही कर लिए हैं, नकारात्मक जो नेगेटिव मार्किंग है उसको हटा करके, तो प्रत्येक स्थिति में श्योर है वो। 55 में मैक्सिमम बता रहा हूं, वैसे लास्ट का जो हमारे पास कट ऑफ है अभी वो 98 यानी 49 क्वेश्चंस इसके पास करेक्ट थे, वो क्वालिफाई कर गए थे। अभी चूंकि इंटरव्यू चल रहा है तो इस बार का कट ऑफ हमारे पास नहीं है। तो जो पहला एग्जाम होता है 100 क्वेश्चंस होते हैं जीएस के, उसमें 55 कर लें तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसमें हम इतिहास के सिलेबस को देखें, हम हिस्ट्री के सिलेबस को देखें, तो सिलेबस साफ साफ कहता है कि आपको पढ़ना है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि जो लोग तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं उनको कुछ बेसिक बातें बताई जा रही हैं, किसी भी टॉपिक के डेप्थ में जाना संभव नहीं है ना। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 100 क्वेश्चंस में से आप एक एवरेज निकालेंगे पिछले 8 वर्षों का, 10 वर्षों का, तो एटलीस्ट 15 प्रश्न आपको एवरी ईयर भारत के इतिहास से मिल जाएंगे। ये संख्या बढ़ भी जाती है, जैसे 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें 18-19 सवाल पूछे गए हैं इतिहास से। किसी किसी साल तो 22 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, है ना। और इसमें कोई दो राय नहीं कि एवरी ईयर औसतन 14-15 क्वेश्चंस तो है ही एग्जाम के अंदर। यानी प्रीलिम्स यदि आपको क्वालिफाई करना है तो उसमें हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा रोल है। प्रीलिम्स की तैयारी में क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत होती है, बेसिक बात जरा मैं फिर एक बार रखूं आपके सामने। देखो सिलेबस साफ साफ कह रहा है भारत का इतिहास, यानी पूरे भारतीय इतिहास को पढ़ना है। तो क्या करना चाहिए हमें, भारत के इतिहास को डिवाइड कर देना चाहिए। प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास, मेडाइवल इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, है ना। भारत के इतिहास जैसे हम कहते हैं वैसे हमने लिया कि प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिएगा, इसमें विश्व इतिहास का कोई रोल नहीं है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो भारतीय इतिहास से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अलग से इसमें राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है, मैं इसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ध्यान देते हैं हम, ठीक है। पहला एजेंडे में हमने क्या लिया है कि सिलेबस क्या पढ़ना है। तो मैं यूपीएससी का सिलेबस क्या है हिस्ट्री को लेकर प्रीलिम्स में, वो थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे स्टार्ट करना होता है हमें, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा अभी इसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास, और हमने बता दिया देखो भारत का इतिहास यानी हमें ये टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, जैसे प्राचीन भारत कहने से ही बात कंप्लीट नहीं होती है, और जहां तक मैं समझ सकता हूं कि 10वीं के बाद बहुत कम ऐसे लोग होंगे आप में से जिन्होंने, ठीक है, इतिहास को आगे कंटिन्यू किया होगा। वैसे संख्या ठीक ठाक है हिंदुस्तान में, बट कई बार हमने देखा है क्लास का जो रेशियो उसके आधार पे मैं कह रहा हूं आपको मैं, है ना। तो प्राचीन भारत भी यदि आपको कवर करने हैं तो प्राचीन भारत में ब्रॉडली 1 से लेके 10 मेजर टॉपिक हैं। जैसे मैं आपको बोलूं, पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, वैदिक काल, बुद्ध काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल, ये 10 टॉपिक हैं। अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि 10 टॉपिक हमें नोट करने हैं, वो सबका मैं तरीका भी बता दूंगा आपको। तो प्राचीन भारत केवल लिखने से बात नहीं बनेगी, बाकी आपको ये 10 टॉपिक ध्यान में रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने लिया गुप्त काल सिलेबस, 10 टॉपिक में एक टॉपिक ये भी पढ़ना है आपको, और 275 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी ये इनका है।
तो एक गुप्त काल में आपको क्या ध्यान रखना है? गुप्तों के राजनैतिक इतिहास का ध्यान रखना है, गुप्तों के सामाजिक इतिहास का ध्यान रखना है, गुप्तों के आर्थिक इतिहास का ध्यान रखना है और गुप्तों के सांस्कृतिक इतिहास का ध्यान रखना है। क्लियर सभी को? यानी एक टॉपिक में भी आपके 4 खंड बन जाएंगे। राजनीतिक इतिहास जब भी हम कहते हैं तो 3-4 इसके पहलू होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है राजनीतिक इतिहास का कि आप वंशावली के बारे में भी कौन किसके बाद कौन सा शासक आया उसका ध्यान रखते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है प्रशासन के संदर्भ में जानकारी रखनी चाहिए। जो तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू इसमें होता है कुछ युद्ध हैं या साम्राज्य विस्तार, इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी चाहिए। तो ये 3-4 बातें होती है जो राजनीतिक इतिहास में हम पढ़ते हैं। अभी आपको पहले ये समझना कि गुप्त काल में आपको पढ़ना क्या है। इसके बाद ये समझना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको यही समझना जरूरी है कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है। सामाजिक इतिहास में समाज में उस समय कौन कौन से वर्ण थे, जातियां थी, जातियों की गिनती नहीं करनी होती, एक समझ बनानी होती है। छुआछूत को लेकर के, महिलाओं की दशा के संदर्भ में, खान पान, पहनावा, तमाम तरह के जो संस्कार होते हैं, जन्म लेने से पहले से लेकर मरने के बाद तक के संस्कार, जिसमें विवाह संस्कार भी आ जाएगा, शिक्षा संस्कार भी आ जाएगा। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हैं जो तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं, शिक्षा के लिए उपनयन संस्कार होता था, जब शिक्षा समाप्त होता तो समावर्तन संस्कार होता था, है ना, आश्रम व्यवस्था वगैरह, ये सब समझ बनानी होती है सोसाइटी में। आर्थिक इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पशुपालन के बारे में, इंडस्ट्री, क्राफ्ट्स वगैरह के बारे में जानते हैं, ट्रेड के बारे में अध्ययन करना होता है, मुद्रा परिवहन का क्या माध्यम हो सकता है उस समय, मनी इकोनॉमी वगैरह के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है हमें, है ना, और अर्बनाइजेशंस के बारे में थोड़ी सेंस बनानी होती है, समझ बनानी होती है ना। सांस्कृतिक इतिहास में क्या ध्यान रखना होता है? सांस्कृतिक इतिहास में हमें कई अलग अलग एस्पेक्ट का ध्यान रखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, कला यानी आर्ट। कला में भी कई सारे खंड होते हैं। जैसे आप सबको थोड़ी बहुत जानकारी हो भी सकती है, स्थापत्य या वास्तुकला, आर्किटेक्चर पढ़ना होता है। ठीक है। चित्रकला यानी पेंटिंग्स की जानकारी हमें रखनी होती है। मूर्तिकला यानी स्कल्पचर के बारे में पढ़ना होता है। शिल्प यानी और भी चीजें जो बनाई जाती हैं उसके बारे में पढ़ना होता है। किसी भी काल के सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं? हम कला पढ़ते हैं। कला के अतिरिक्त हमें क्या ध्यान रखना है? धर्म के बारे में, साहित्य के संदर्भ में। ठीक है। ये 3 पहलू पे तो विशेष ध्यान रखना जब सांस्कृतिक इतिहास की बात करेंगे हम। साहित्य की जहां बात होगी वहीं पे कुछ भाषा, शिक्षा की भी थोड़ी समझ हमें बनानी होगी। ठीक है। और भी कुछ विविध पहलू हो सकते हैं जो क्लास के साथ चर्चा में हम लोग डिस्कस करते हैं, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर वो, है ना। ये हमें पढ़ना ही होता है। तो मैंने आपको क्या बताया? भारत के इतिहास यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक। चौथा पॉइंट लिख के अभी हमने छोड़ा हुआ, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है। जैसे प्राचीन भारत में मान लो आपने 10 टॉपिक पढ़ने हैं, मैंने एक सीरीज में नाम बताया, एक टॉपिक के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है। 3 का मैंने सामान्य परिचय दिया, लेकिन चौथे का देखोगे आप, मैंने लिख करके परिचय दिया। आप कभी भी सुनते होगे ना कि प्रारंभिक परीक्षा में जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत से मैक्सिमम सांस्कृतिक पहलू से सवाल पूछे जाते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर सभी को? तो कल्चरल एस्पेक्ट यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। सपोज दैट 15 प्रश्न में यदि एंशिएंट इंडिया से मान लो 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो पिछले 15-20 वर्षों का ट्रेंड यही कहता है कि हो सकता है वो 4 प्रश्न इससे आ जाएं, हो सकता है 3 प्रश्न इससे आ जाएं। ठीक है। यूपीएससी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कल्चर वाले खंड को। ठीक है। ऐसे ही मिडिवल हिस्ट्री से भी मान लो यदि 3-4 प्रश्न पूछे गए तो मिडिवल हिस्ट्री में भी कल्चरल क्वेश्चन से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जैसे गुप्तकालीन कल्चर की बात करें, मान लो हम कला की बात करें, तो मंदिर स्थापत्य की चर्चा होती है, चित्रकला में अजंता की चर्चा होती है, मूर्ति कला में सारनाथ कला केंद्र की चर्चा होती है, शिल्प में बहुत सारे थे जिसमें विशेषकर सिक्कों की बात होती है। धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ
ये ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जाता है। साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो बड़ा ही समृद्ध काल रहा है। कालिदास इसी दौर के हैं, विशाख दत्त की अभी चर्चा होती है, विशाख दत्त की, शूद्रक की चर्चा होती है, आर्यभट्ट, वरामिहिर, ऐसे करके और भी, वाघभट्ट, बहुत सारे विद्वान हैं, बुद्ध घोष, ठीक है, सिद्धसेन, बहुत सारे हैं, पुराण, रामायण, महाभारत, बहुत सारी स्मृतियां लिखी गई हैं इस दौर में। तो ये सब पढ़ना होता है किसी में जब हम पढ़ते हैं किसी काल के बारे में। तो जो 10 टॉपिक है उसको आप इसी पैटर्न पे पढ़ेंगे। कल्चरल हिस्ट्री को खूब ज्यादा महत्व देना होता है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कहां से पढ़ें। जब भी आप जहां से पढ़ोगे वहां इन चीजों को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, लेकिन पढ़ना सब राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। सिलेबस साफ साफ कहता है कि हम भारत के इतिहास से प्रश्न पूछेंगे। सिलेबस में कहीं ये मेंशन नहीं कि वो सांस्कृतिक इतिहास से केवल सवाल पूछेंगे। क्लियर, पहला एस्पेक्ट, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया के बारे में प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो क्या कहता है, उसकी एक तस्वीर साफ कर दी हमने। ऐसे ही मध्यकालीन भारत की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली इसमें 4 इसके खंड कह सकते हैं आप। एक दिल्ली सल्तनत, ठीक है, ये आपका 1206 से 1526। फिर इसी तरह से क्षेत्रीय राज्य, सिलेबस में देखो ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, 14वीं से 16वीं सदी। फिर मुगल वंश की चर्चा होती है इसमें, 1526 से 1858। और फिर 18वीं सदी में क्षेत्रीय राज्य। ठीक है, हम इसको 4 खंडों में बांट सकते हैं मिडिवल इंडिया को ब्रॉडली। किसी भी खंड को पढ़ना हो तो आपको क्या पढ़ना होगा, फिर एक बार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास। आपको फोकस किस पे ज्यादा करना होगा, फिर एक बार सांस्कृतिक इतिहास पे। जैसे मान लो सल्तनत काल आप पढ़ रहे हो तो दिल्ली में बहुत सारी इमारतें बनी हैं, कुतुब मीनार से लेके अलाई दरवाजा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद है, कई मकबरा है, लोधी गार्डन में कई मकबरा है ना, कुछ गुंबद बने हुए हैं, और भी अजमेर के अंदर मिलेंगे, बदायूं के अंदर मिलेंगे, अलग अलग जगहों से। क्षेत्रीय राज्य पढ़ोगे फिर आपको सेम, यानी इन चारों खंड में फिर एक बार आपको कल्चर पे ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन क्या नहीं करना है, फिर एक बार आपको राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था को इग्नोर मत करिएगा। क्यों इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कहता है भारत का इतिहास, तो पूरा भारत का इतिहास पढ़ के जाइए। आमतौर पे लोगों में क्या हैबिट थी कि सांस्कृतिक इतिहास को पढ़ के चले जाते थे प्रीलिम्स में। पिछली बार कुछ ऐसा हुआ है कि मध्यकाल के राजनीतिक इतिहास से 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, जहां पॉइंट कुछ कुछ परसेंटेज पे हजारों लोगों का प्रीलिम्स रुक जाता है, वहां 3 प्रश्न बहुत मायने रखते हैं। और यदि पूछा गया है तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है। आप यदि पूरे पेपर को एनालाइज करोगे, यूपीएससी के पेपर को, 10 साल, 20 साल, 30 साल के पेपर को, तो मिडाइवल इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री से 3 प्रश्न इकट्ठे आपको किसी भी साल नहीं मिलेंगे। लेकिन सिलेबस में था तो यूपीएससी ने पूछ लिया उसको। तो आपको गलती नहीं करनी है। हाँ, राजनीतिक इतिहास पढ़ने में आपको सावधानी बरतनी है। बहुत ऐसा भी नहीं पढ़ना है, जैसे मान लो आप रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ रहे हो तो हसन करलुक कौन था, कुतलुक ख्वाजा कौन था, मलिक याकूत कौन था, जुनैदी कौन था, एतगिन कौन था, अल्तुनिया कौन था, यानी ठीक है, हमें इस तरह के तमाम घटनाक्रम पे नहीं। जब आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको मैं तरीका बताऊंगा भी कि क्या सेंस रखना चाहिए। जैसे पहली महिला सुल्तान है, ठीक है, एक समझदार शासिका के तौर पे उन्हें देखा जाता है, तो क्यों, बहुत कुछ बेसिक बातें, न कि जैसे हमने भी 8-10 नाम बता दिए और हमने पढ़ना शुरू कर दिया, जो भी दिखाई पड़ रहा है किताबों के अंदर पढ़े जा रहे हैं। ऐसा काम नहीं करना है। स्मार्ट तरीके से पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी पढ़ना है, और यहां भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में वही पढ़ना है, वंशावली, प्रशासन। अब देखो जो हमने कहा ना, 2-3 सवाल पूछे गए, सारे सवाल प्रशासन से पूछे गए और महत्वपूर्ण पहलू पूछे गए हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ना है, इसका ध्यान रखना है। आधुनिक भारत के इतिहास की बात की जाए, जैसे भी सिलेबस में था भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, तो आधुनिक भारत के इतिहास को जब भी आप पढ़िए तो इसको आप 3 भागों में बांटने की आदत डाल लीजिए आप। एक 1750 से लेकर के
1857 तक का इतिहास पढ़िए। दूसरा 1857 से 1947 तक का इतिहास पढ़िए। तीसरा 1947 से 64 या 91। जब भी पढ़िए तो ये बैठा लीजिए कि मुझे 3 खंडों में पढ़ना है। भारत का इतिहास का मतलब ये नहीं कि 47 में खत्म। प्रायः किताबों में नेहरू काल की चर्चा अब होती ही होती है। तो मैं कुछ बेसिक जो गलतियां होती है ना जब हम शुरुआत करते हैं, शुरू से ही थोड़ा ब्रॉड आइडिया लेके चलेंगे तो कठिनाई नहीं होगी, है ना। पहले वाले खंड में भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जीता, उसको ब्रिटिश विस्तार कहते हैं। टॉपिक का कैसे चयन करेंगे मैं इकट्ठे भी आपको आइडिया दे दूंगा, है ना। टॉपिक इसके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है। इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हैं, रिवोल्ट्स हैं, सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, बहुत सारी मिसलेनियस चीजें हैं इसके अंदर जो पढ़नी है हमें। सेकेंड फेज जो आपका हमने लिया है, खास करके इसके लिए हमने ये ब्रेकअप भी किया है अभी। ये यहां पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, यानी अंग्रेजों को निकालने के लिए जो कुछ भी किया गया, जो भी एफर्ट लगाए गए 57 से 1947 के बीच में। आपने सिलेबस में क्या देखा, क्या लिखा हुआ है, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आंदोलन को अलग से सिलेबस में हाईलाइट किया गया है। तो क्या होगा इससे, जो 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 प्रश्न में प्रायः 5 से लेकर के 7-8 सवाल हिस्ट्री में राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते ही हैं, या इसकी संभावना रहती ही रहती है। न्यूनतम 4-5 प्रश्न तो एवरी ईयर पूछे जाते हैं, न्यूनतम। यानी पूरे भारतीय इतिहास में क्या पढ़ना है आपको, तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक। कैसे पढ़ना है, तो तरीका हमने बता दिया आपको। और पूरा सिलेबस कवर करने के बाद आपको क्या ध्यान देना है, सांस्कृतिक इतिहास पे ज्यादा ध्यान देना है और राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यानी 2 चीजों पे आप मास्टरी करोगे, नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा करोगे, ठीक से पढ़ोगे, तो 15 प्रश्न में इस बात की पॉसिबिलिटीज रहेगी कि आप 10-11 सवाल आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो 55% जो होता है ना, सेफ होता है, बहुत ज्यादा सेफ होता है। 15 में यदि आप 10 सवाल कर रहे हो तो निश्चित तौर पे 55% से ज्यादा ही कर रहे हो आप। क्लियर सभी को? तो 47 से 64 या 47 से 91 जो मॉडर्न इंडिया का तीसरा खंड है, सिलेबस में ये भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम नेहरू एरा की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो पढ़नी चाहिए। प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत गैप करके 1-2 साल के अंतराल पे यहां से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मान लो वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का विलय किया, सपोज दैट। कश्मीर का विवाद आया तो कश्मीर ने कब हस्ताक्षर किया था? 26 अक्टूबर, ठीक है, 1947 को, है ना। जूनागढ़ का मसला आया था, हैदराबाद का मसला आया था, क्या क्या हुआ, कहाँ ऑपरेशन पोलो चला, कहाँ सेना उतारनी पड़ी, कहाँ जनमत संग्रह कराया गया, ठीक है। ऐसे करके हमें कुछ कुछ चीजों को पढ़ना होता है ना। जब संविधान बना तो राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया था, A, B, C और D। बी में देसी रियासतों को रखा गया था। 56 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, है ना। जब इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री थी तो 70-71 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था, है ना। तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि केवल देसी रियासतों के संदर्भ में भी आप 8-10 इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, और प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। तो जब हम एक बार समझ लेते हैं ना कि भारत का इतिहास का मतलब क्या, तो थोड़ा काम इससे आपका आसान हो जाएगा और आप फोकस भी हो सकते हैं कि आपको कहां ध्यान देना है। 3 खंड तो हमने यहां बता ही दिए थे आपको। चौथा खंड मैंने लिख के छोड़ा था, यहां पे बताऊं आपको। हिस्ट्री वाले पोर्शन में ना कुछ करंट से भी सवाल होते हैं, करंट अफेयर से भी सवाल होते हैं। आप देखोगे प्रायः हिस्ट्री का कोई ना कोई टॉपिक हमेशा न्यूज में रहता है। टीपू सुल्तान तो हर एक साल न्यूज में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, टीपू सुल्तान की बात करें तो हर एक साल न्यूज में रहते हैं ना। कोई ना कोई घटनाक्रम किसी न किसी रूप में इतिहास सामने आएगा। हमें क्या करना होता है कि एक साल में जो जो चीजें न्यूज में रही, हमारी एक मंथली मैगजीन आती है, उसमें हम 4-5 पेज का हर महीने हमें कवर करते हैं, हम क्या क्या पूरे महीने में न्यूज में था, और उससे रिलेटेड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या हो सकते हैं, उस पर काम करना होता है। इसके अलावा मॉडर्न कल्चर से संबंधित, मान लो क्लासिकल डांस है,
क्लासिकल म्यूजिक है, 26 जनवरी पे कोई विशेष बात हो रही है, या भारत सरकार कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई विशेष काम कर रही है, या अपने कल्चर के क्षेत्र का कोई भी आइकॉन मान लो दुनिया में कहीं पे परचम लहरा रहे हैं। अभी देखोगे कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया में भारतीय आयुर्वेद, ठीक है, और जो हमारा योग है और प्राणायाम है, पूरी दुनिया में इस समय निश्चित तौर पे धूम मचा रहा है। इसको बायस होकर मत देखिएगा। जो लोग कोरोना पीड़ित हैं कहीं पे भी, वो या तो आप देखोगे स्टीम लेते हैं इस समय, ठीक है, या आयुर्वेदिक तौर तरीके से अपना उपचार कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम जो मेडिसिन होते हैं वो भी ले रहे हैं वो। तो आप देखोगे जैसे ये सब चीजें बहुत चर्चा में हैं, है ना। तो क्या क्या चीजें चर्चा में रहती हैं उसको ध्यान रखना होता है। वहां से भी क्वेश्चंस एवरी ईयर आने के चांसेस रहते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस की संभावना दिखती है मुझे। मैं केवल क्लासिकल म्यूजिक की बात करूं तो कर्नाटक संगीत से 5 साल में 2-3 सवाल पूछ लिए गए हैं, डांस से कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं, संविधान के अंदर जो प्रमुख भाषाएं उससे संबंधित कुछ सवाल पूछ लिए गए हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो पहली नजर में तैयारी में हम इग्नोर कर देते हैं, हम समझ नहीं पाते कि उसको कैसे पढ़ें हम। क्लियर सभी को? भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे पढ़ना है वो सिलेबस आपके सामने रख दिया मैंने, और खंड वाइज आपको हमने बता दिया, है ना। तो क्या पढ़ना है पीटी में ये थोड़ा क्लियर किया, कैसे पढ़ना है जितना संभव था भी, यानी कहां आप महत्व दे सकते हैं वो मैंने आपको बताया। राजनीति का एक एग्जाम्पल देके बताया, राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है आपको, पढ़ना है आपको। इन्वॉल्व कहां ज्यादा होना है आपको? कल्चर में और राष्ट्रीय आंदोलन में, लेकिन पढ़ना पूरे सिलेबस को है, ठीक है। ये अंतर बताने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, हर टॉपिक में ये अंतर है, किसको महत्व दें और किसको ना दें। वो पॉसिबल होता है थोड़ा बहुत, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, एनालाइज करेंगे, तभी आप उसको थोड़ा और डेप्थ में जा पाएंगे। आप बिगिनिंग कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहला हमारा एस्पेक्ट था जिसपे हमें बात करनी थी प्रीलिम्स को लेकर के, वो मैंने आपके सामने एक बार डिस्कस कराया, मैंने रखा है ना। इसी तरह से हम लोग आते हैं अपने दूसरे एस्पेक्ट पे, ठीक है, जो हमारा मेंस का सिलेबस है ना। रिटन एग्जाम की बात करें हम, आप सभी को पता है ही, है ना, कि रिटन एग्जाम में, ठीक है, सिलेबस का क्या है मैंने भी जिक्र भी किया था। कुछ एक आधा क्वेश्चंस भी आए स्टूडेंट्स के, मैं भी डिस्कस करा दूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें बिगिनर्स के लिए, ठीक है। इसके बाद मैं आऊंगा कहां से पढ़ें, सोर्स पे आऊंगा, है ना। जब सारे प्रश्नों को एक बार डिस्कस करा दूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद कोई सवाल होंगे तो मैं टेकअप कर लूंगा आपका। तो रिटन एग्जाम में क्या है, जीएस के 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। सबको पता है कि 250 नंबर के ये चारों पेपर होते हैं, ना, 250 एच, 250, 250, 250, यानी 1000 नंबर के पेपर होते हैं। क्लियर सभी को? पेपर 1 के अंदर आपने क्या पढ़ना होता है इस 250 नंबर में, ठीक है। ये सिलेबस फिर आपको एक बार ठीक से देखना है। पेपर 1 में यहां हिस्ट्री पढ़ना, आपको इतिहास पढ़ना है, मैं इस सिलेबस के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इसी में आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है, और इसी के अंदर आपको सोसाइटी भी पढ़ना है, जो बहुत कुछ हिस्ट्री के साथ ही बेस उसका बना हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी तीनों खंडों का आपको अध्ययन करना है पेपर 1 में। पेपर 2 जब जीएस का आप पढ़ेंगे मेंस में, तो आप क्या पढ़ेंगे, आप उसमें पॉलिटी पढ़ेंगे, गवर्नेंस पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे आप, ठीक है। पेपर 3 के अंदर आप देखोगे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। पेपर 4 में एथिक्स का अध्ययन करना है, 1000 नंबर के पूरे पेपर हैं। अभी जो ट्रेंड है यूपीएससी का, जो 250 नंबर के पेपर होते हैं, इसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये क्लियर नहीं होता है कि हिस्ट्री से कितने प्रश्न होंगे, ज्योग्राफी से कितने होंगे, ये यूपीएससी के हाथ में होता है पूरी तरह से, ठीक है। बट आप नंबर के हिसाब से यदि देखोगे आप, तो आप मान करके चलो कि एवरी ईयर 100 से 120 अंक के प्रश्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, औसत निकालोगे, यानी आप ये मान के चलो कि लगभग 40% जो आपकी तैयारी होगी वो हिस्ट्री बेस होगी पहले पेपर में, ठीक है। फिर एक बार कि आप चूंकि तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि सिलेबस क्या है,
यहां भी सिलेबस थोड़े सांकेतिक रखे गए हैं, मैं सिलेबस को 1 बाय 1 करके बताता जा रहा हूं। हिस्ट्री का सिलेबस क्या है? सबसे पहला आपको इसमें पढ़ने के लिए कहा गया है संस्कृति एवं विरासत, ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज। और इसमें कहा गया है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक का इतिहास पढ़ें आप। पीटी के सिलेबस में कहीं भी संस्कृति शब्द नहीं है, लेकिन मेंस के सिलेबस की शुरुआत ही संस्कृति शब्द से हो रही है। और उसमें क्या कहा गया है? प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक पढ़ें आप, संस्कृति एवं विरासत। क्या पढ़ना है इसके अंदर? इसके अंतर्गत की हम बात करें हम तो कुछ चीजों को हिंट कर दिया गया, जैसे कला जरूर पढ़िए, अलग से बताया गया कि स्थापत्य पढ़िए और साहित्य पढ़िए इत्यादि। इतना लिख के छोड़ दिया गया है। तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जब आप मेंस की तैयारी शुरू करेंगे? तो आपको फिर एक बार सिलेबस को रीडिफाइन करना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ना है। तो सभी छात्रों के लिए एक सुझाव है छोटा सा कि प्राचीन काल, मध्यकाल के जितने भी टॉपिक अभी हमने पीटी में लिखाए थे, 10 टॉपिक एंशिएंट इंडिया में मैंने बताया, 4 ब्रॉड टॉपिक मैंने मिडिवल इंडिया में बताया, यानी प्रत्येक टॉपिक, मॉडर्न इंडिया को भी छोड़ दीजिए अभी आप, है ना, तो प्रत्येक टॉपिक के कल्चर खंड, कल्चर मैंने भी आपको क्या बताया था अलग से, कला के बारे में पढ़ना है आपको, धर्म के बारे में पढ़ो आप, भाषा, साहित्य, शिक्षा का अध्ययन करो आप, है ना, ये सब मैंने भी आपको जानकारी दी, है ना। तो प्रत्येक टॉपिक में, जैसे हड़प्पा की संस्कृति है मान लो, तो हड़प्पा की संस्कृति पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। जैसे हमने बताया गुप्त युगीन संस्कृति, मौर्य युगीन संस्कृति, यानी प्रत्येक टॉपिक में संस्कृति की तैयारी करनी होगी आपको, नंबर 1। नंबर 2, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे मान लो आपने हड़प्पा युगीन या गुप्त युगीन संस्कृति पढ़ा, तो केवल कला या धर्म या भाषा, साहित्य पढ़ने से बात नहीं बनेगी। फिर आपको एक बार समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति की भी समझ होनी चाहिए। 2013 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप एक औसत निकाल लो, यदि 14 से 16 प्रश्न अब तक पूछे गए हैं, तो उसमें 6-7 प्रश्न ही कला, स्थापत्य और साहित्य पे पूछे गए हैं, ठीक है। 6-7 प्रश्न भी नहीं होंगे मुझे लगता है, उससे कम ही प्रश्न होंगे। यानी सिलेबस क्या है? संस्कृति एवं विरासत का एक तरह से सांकेतिक सिलेबस है। यहां भी आपको सिलेबस को समझने की जरूरत है और प्रत्येक खंड पे ध्यान देने की जरूरत है। यहां छात्रों से धोखा बहुत होता है पढ़ने में, ठीक है। अच्छा, संस्कृति का मतलब क्या होता है? संस्कृति का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। इतिहास में हम इन्हीं सबको संस्कृति में क्यों पढ़ते हैं हम? देखो, ये सब चीजें ना हमारे जीवन में आज भी लगभग वैसे ही दिखाई पड़ेंगी जैसे उस दौर में थे। मान लो हम सब रुपए यूज करते हैं, सपोज एट एग्जाम्पल के तौर पे, 10 का नोट देखो आप, 50, 100, जितने भी नए नोट देखो, किसी पे कोणार्क का मंदिर है, किसी पे सांची का स्तूप है, किसी पे हम्पी के आर्किटेक्चर की चर्चा की गई है, किसी नोट पे लाल किले की तस्वीर आपको दिखेगी, है ना। आप जस्ट नोटिस करिए आप उसको। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति उस रुपए को यूज कर रहा है, कोई ना कोई उस पर आकृति बनी हुई है, उस पर कोई ना कोई उस पर आर्किटेक्चर बना हुआ है। क्या होता है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अवेयर है उसके बारे में। तो संस्कृति को क्यों इतना हाईलाइट किया जाता है यूपीएससी में? क्योंकि ये हमारे साथ जीवंत है आज भी। चाहे उस दौर की चित्रकला हो, वो भी जीवित है उसी तरह से, चाहे उस दौर की मूर्ति कला हो, चाहे उस दौर का आर्किटेक्चर हो, लाल किला, ताजमहल की बात करें हम, है ना, या उस दौर के शिल्प की बात करें हम, मैक्सिमम चीजें, या रिलीजन की बात करें हम, बौद्ध धर्म का आज उतना ही महत्व है जितना जैन धर्म, हिंदू धर्म के तमाम जितने भी पंथ हैं, वो सब कहीं ना कहीं हम जी रहे होते हैं हम। इसलिए यूपीएससी संस्कृति को बहुत ज्यादा महत्व देती है ना। संस्कृति में आपको यह भी ध्यान रखना है कि एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ समसामयिक संस्कृति का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैं 2 एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। तो एक संस्कृति के बारे में थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको। विरासत की मैं आपसे बात करूं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हो तो हमें यह देखना होता है उस टॉपिक की या उस काल की कौन कौन सी चीजें बाद वाले काल में या आज तक चली आ रही हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, जैसे मैं अंग्रेजों की विरासत की बात करूं, ठीक है, आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, है ना। बहुत सारे लोग न्यायिक सिस्टम में जज बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेना की नौकरी को देख लो, है ना। तो ये आधुनिक सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायिक ढांचा, ये जो सिस्टम आज भारत में चल रहा है, ये पहली बार इस तरह का सिस्टम किसके समय आया? तो अंग्रेजों के समय आया। हम क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों की विरासत है। भारत में शासन कैसे करते थे अंग्रेज? कानून बना के करते थे, कानून के शासन की अवधारणा, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, इसकी अवधारणा। ये जो आईपीसी के बारे में सुनते होगे आप, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, इन सब की शुरुआत किसने करी? अंग्रेजों ने करी। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। ये क्या हुआ? ब्रिटिश कालीन विरासत, एक एग्जांपल देके हमने बोला। इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। विरासत सकारात्मक भी हो सकते हैं, विरासत नकारात्मक भी हो सकते हैं, विरासत मूर्त भी हो सकता है, विरासत अमूर्त भी हो सकता है। यूनेस्को का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। भारत में जितने भी मूर्त धरोहर हैं, जितने अमूर्त धरोहर हैं, ठीक है, यूनेस्को जिसको संरक्षण के लिए फंड देती है, भारत सरकार के साथ मिलकर जिसका वो ध्यान रखती है, उसकी पूरी आपको एक लिस्ट मिल जाएगी उसमें, मूर्त और अमूर्त दोनों धरोहर की, है ना। तो विरासत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कम से कम 13 से लेकर 19 के बीच में 4 से 5 प्रश्न तो केवल विरासत पे पूछ लिए गए हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, जैसे हड़प्पा के काल के जो नगर नियोजन है, उस दौर की संस्कृति, उससे हम क्या सीख सकते हैं आज? हड़प्पा सभ्यता जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे देखना होता है। एक सवाल ऐसा और घुमा करके पूछा गया था कि हड़प्पा के दौर की कौन कौन सी चीजें आज भी हमारे जीवन में हैं। एक पूछा गया कि कला विरासत को हम संभाल कर क्यों रखते हैं? जैसे मान लो लाल किला या ताजमहल को हम संभाल कर क्यों रखते हैं? अब ये कंटेम्प्रेरी सवाल 2019 में पूछा गया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है वो, ठीक है ना। पूछा गया, भारत में कहीं भी चले जाओ आपको मिनी इंडिया दिख ही जाएगा, भारत में कहीं भी चले जाओ। 250 शब्द में पूछा गया था, है ना। मतलब भारत में कहीं भी, पूरे भारत में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में, वहां पे आपको एक लघु इंडिया सांस्कृतिक तौर पे आपको दिख जाएगा। जैसे मैं दिल्ली से भी क्लासेस चल रही है हमारी, दिल्ली की मैं बात करूं, है ना, तो मिनी इंडिया की बात करें, मान लो दिल्ली की बात करें हम लोग, पार्लियामेंट को देखेंगे आप तो देश के अलग अलग हिस्सों से सांसद वहां आते हैं, अपनी अपनी भाषा में अपनी बात। हम केवल मुखर्जी नगर की बात करें जहां से क्लासेस चल रही हैं अभी आपकी, है ना, मुखर्जी नगर में हिंदुस्तान का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहां के स्टूडेंट्स यहाँ नहीं रहते होंगे, वहां का पहनावा या खान पान या बोली यहाँ प्रचलित नहीं होगी। जस्ट पास में मुखर्जी नगर के दिल्ली विश्वविद्यालय है। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो या डिस्ट्रिक्ट हो जहां के बच्चे यहाँ पढ़ने ना आते हों या जेएनयू में ना पढ़ने आते हों। तो एक दिल्ली के भीतर हम दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू की बात करें, हम मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर की बात करें, हम पार्लियामेंट की बात करें, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करें, हम बहुत सारे यहाँ पे नाट्य सेंसर बने हुए हैं। आप कहीं भी चले जाओगे ना तो ऑलमोस्ट मिनी इंडिया आपको दिख जाएगा। ये क्या है? करंट कल्चर। ये क्या है? करंट कल्चर। इस पे बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, रेगुलर क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हैं, बट एक बार आपको थोड़ा समझा दूं कि संस्कृति और विरासत में केवल सिलेबस को देख के मत चलिएगा। जैसे हमने पीटी का सिलेबस बनाया वैसे ही सिलेबस बनाइएगा और हर खंड की संस्कृति को पढ़िएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि हर काल को पढ़ के ये जरूर सोचिएगा, जैसे मौर्य काल पढ़ा तो मौर्य काल की चीजें आज क्या महत्व रखती हैं। कहने की जरूरत नहीं है, सारनाथ स्तंभ का जो प्रतीक है वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या क्या चीजें आज हमारे जीवन में है ना, ऐसे पढ़ने की आदत डालिएगा। एक हो गया आपका, है ना। दूसरा, मैं मॉडर्न इंडिया के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, आधुनिक भारत के बारे में। मैं क्या बता रहा हूं आपको? मेंस का सिलेबस, मेंस में ये लिखा हुआ है, ठीक है। आधुनिक भारत का सिलेबस आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक लाइन में, कि 1750 से लेकर वर्तमान तक पढ़ना है, ठीक है। 1750 से लेकर आपको वर्तमान तक पढ़ना है। क्लियर सभी को? तो आपने क्या करना होगा, अभी हमने क्या किया था, मॉडर्न इंडिया को 3 भागों में बांटा था, आपको ध्यान है ना।
पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों में कौन कौन टॉपिक आएंगे अभी मैं टॉपिक बता दे रहा हूं आपको, है ना। यानी कंप्लीट पढ़ना है। सिलेबस क्या कह रहा है पढ़ने के लिए? महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, स्वतंत्रता संघर्ष में देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, मुद्दे, आजादी के बाद का भारत, ऐसे करके सिलेबस छोड़ दिया गया है। यानी एक लाइन में क्या पढ़ना है आपको? 1750 से लेकर के वर्तमान तक पढ़ना है। इसके अंदर क्या क्या टॉपिक आएंगे मैं भी एक सुझाव दूंगा, आप उस पर फॉलो करिएगा, सारे टॉपिक आपको वहां मिल जाएंगे। मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में सावधानी क्या रखिएगा आप, ठीक है, यदि आप एग्जाम के लेवल पे जाना चाहते हैं तो पहला, पूरे मॉडर्न इंडिया को आप थीम बेस पढ़ने की कोशिश करिएगा। कैसे पढ़िएगा आप? थीम बेस। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हम अंग्रेजों की भू राजस्व नीति या आर्थिक नीति पढ़ रहे हैं, है ना, तो हम पूरे आर्थिक नीति को पढ़ेंगे हम, है ना। इसमें मान लो अंग्रेजों की भू राजस्व को पढ़ रहे हैं हम। भू राजस्व बोले तो जैसे जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, है ना। मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं बस जनरल आइडिया दे रहा हूं। संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, साम्राज्य विस्तार पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक ढांचा पढ़ रहे हैं, शिक्षा का विकास पढ़ रहे हैं, समाज सुधार पढ़ रहे हैं, विद्रोह पढ़ रहे हैं, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। हम कुछ भी पढ़ें, एक तरह की टॉपिक को कंप्लीट व्यू बनाना है हमें। यदि हम इस तरह की आदत डालेंगे तो मॉडर्न इंडिया में बहुत अच्छा करेंगे हम एग्जाम, चाहे पीटी हो या मेंस। मॉडर्न इंडिया को पढ़ने में दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? जब भी पढ़िएगा कोशिश करिएगा विश्व इतिहास से उसका कोई ना कोई संबंध स्थापित करें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो अंग्रेजों ने भू राजस्व नीति, जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, भारत में किसानों से राजस्व लेने के लिए 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तो इसका यूरोप के इतिहास से, विश्व इतिहास से, ब्रिटेन के इतिहास से क्या संबंध है? कोई भी टॉपिक पढ़िएगा तो दुनिया की घटनाओं से कुछ ना कुछ संबंध होता है मॉडर्न इंडिया में। बहुत अच्छा करना है तो हमेशा थोड़ी वैश्विक संदर्भ की आपको नजर रखनी है। तीसरा, मॉडर्न इंडिया जब भी पढ़िए, जैसे मान लो हमने पढ़ा अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, तो अंग्रेज 15 अगस्त 47 को चले गए। तो हमें हर टॉपिक में यह भी समझना है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद, आजादी के बाद इस क्षेत्र में हम कहां थे। यानी अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को कहां छोड़ा और भारतीय किसानों को कहां छोड़ा। कोई भी टॉपिक, शिक्षा को कहां छोड़ा, सामाजिक मुद्दे को कहां छोड़ा, प्रशासन को, संवैधानिक विकास को, किसी भी टॉपिक को पढ़िएगा तो 15 अगस्त 47 में आके एक बार सोचना जरूर है टॉपिक को एंड करके। यानी उन चुनौतियों को लेकर के फिर हमने आगे बढ़ना शुरू किए हैं। 3 चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, जब भी आप पढ़िएगा। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, कोई भी टॉपिक करिएगा तो समग्रता में उसके सभी पहलू को, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो हम जमींदारी बंदोबस्त पढ़ रहे हैं, तो जमींदारी बंदोबस्त क्या है, क्यों लागू किया गया, इसके प्रभाव किन किन क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ते हैं। यानी बेसिक इंफॉर्मेशन समग्रता में होनी चाहिए। उस टॉपिक को कंप्लीट पढ़िएगा, ठीक है। तो आधुनिक भारत में आप इन 4 चीजों का ध्यान रखिएगा। मेंस में इसे बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। एक और मेंस में सिलेबस क्या है जो पीटी में नहीं है? मेंस का सिलेबस है आपका विश्व इतिहास। विश्व इतिहास का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं दिया गया है। विश्व इतिहास में क्या कहा गया है? 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि, ठीक है, 6-7 टॉपिक लिख के छोड़ दिया गया इसमें। औद्योगिकरण, उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण, दोनों विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद, इतने ही टॉपिक लिख के छोड़ दिए गए। जब भी विश्व इतिहास पढ़ें तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक ध्यान रखना है 1700 से लेकर के 1991 के बीच में जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं जो दुनिया को प्रभावित करती है, जैसे मान लो अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति पे 2 बार सवाल आया, बट अमेरिकी क्रांति सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है। 2019 में फ्रांसीसी क्रांति पे, 2020 में फ्रांसीसी क्रांति पे भी सवाल आया अभी मेंस में, अमेरिकी क्रांति पे भी सवाल आया मेंस में, बट सिलेबस में ना तो कहीं फ्रांसीसी क्रांति लिखा हुआ है, ना कहीं अमेरिकी क्रांति लिखा हुआ है। तो आपको क्या सावधानी रखनी है? 1700 से 1991 के बीच की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं
उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरी सावधानी क्या रखनी है, किसी भी राष्ट्र का इतिहास नहीं पढ़ रहा, आप फ्रांस का इतिहास पढ़ रहे हो या ब्रिटेन का इतिहास या अमेरिका का इतिहास या भारत का इतिहास, यहां थीम का इतिहास पढ़ना होता है। जैसे मान लो सिलेबस दिया हुआ है उपनिवेशीकरण, एग्जाम्पल देके मैं बता रहा हूं आपको, है ना। तो सबसे पहले कुछ यूरोपीय देशों ने, ब्रिटेन ने, पुर्तगाल ने, स्पेन ने, कुछ यूरोपीय देशों ने सबसे पहले अफ्रीका के सीमावर्ती इलाके, नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब क्षेत्रों पे कब्जा किया। कब? आप मान के चलो एक तरह से 1600 से लेकर के 1800 के बीच में, मोटे तौर पे, या आप मान लो 1500 से 1800 के बीच में। क्यों कब्जा किया था? व्यापारिक फायदे के लिए। उसके बाद क्या हुआ, पश्चिम यूरोप में एक मशीनी क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई। इन देशों ने क्या किया, इन क्षेत्रों पे अपनी पकड़ मजबूत बनाई ताकि वो अपने उत्पादों को भारत सहित दुनिया के किसी देशों में बेच पाए। तो जैसे हम उपनिवेशीकरण पढ़ रहे हैं, तो पहला चरण क्या था, व्यापारिक कारणों से पश्चिमी यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए, यानी किसी देश पे कब्जा किया। दूसरा चरण क्या है, औद्योगिक कारणों से यूरोपीय देशों ने उपनिवेश बनाए, ठीक है। जैसे भारत में बाजार के तौर पे भारत को यूज किया गया, किसी भी देश को। तीसरा चरण क्या है, 1860, और उसके बाद यूरोपीय देशों ने जिन देशों पे कब्जा किया था वहां निवेश किया ताकि वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। चौथा चरण क्या है, 1945 से लेकर 1970 के बीच में 100 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए। तो इन यूरोपीय देशों ने क्या किया, IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो, इन सब के द्वारा, उनके पास तकनीक थी ही, राजनीतिक कब्जा तो ज्यादा नहीं रह गया इनका, तो किसी भी देश के, कमजोर देश की आर्थिक नीतियों के प्रभावित करते थे। यह प्रक्रिया अभी चल ही रही थी कि पांचवा चरण आप देखोगे, जिसको हम डाटा कॉलोनाइजेशन कहते हैं, हम डाटा उपनिवेशीकरण कहते हैं, हम इसको लेके भी दुनिया में खूब बहस चल रही है। इसको थीम कहते हैं, थीम बेस्ड स्टडी कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं, इसमें हो सकता है कभी यूरोप का, कभी अफ्रीका का, कभी एशिया का, ऐसे पढ़ना होता है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमेरिका के अंदर एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट। भाई मुझे भी सांस लेने दो, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। आपको ये कॉन्फ्लिक्ट समझना होगा तो अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, उसकी सामाजिक संरचना समझनी होगी, अमेरिका के संविधान को समझना होगा, अमेरिका में सिविल वॉर को समझना होगा, और मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो सिविल राइट्स मूवमेंट चलाया गया था उसको समझना होगा। और ये चारों आप कब समझोगे, चारों सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पढ़ना ही होगा आपको। तो विश्व इतिहास का सिलेबस बहुत ही डायनेमिक है। 2 एग्जाम्पल हमने दिया, मेरा टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, कुछ और बेसिक बातें आपसे करनी है, ठीक है। तो थीम बेस्ड स्टडी करनी है आपको। एक पहला सजेशन, दूसरा सजेशन, तीसरा सजेशन मैं आपको इसमें दे रहा हूं कि विश्व इतिहास जब भी पढ़िएगा तो मॉडर्न इंडिया का साथ साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा। मॉडर्न इंडिया पढ़िए तो विश्व इतिहास का ध्यान रखिए। दैट्स इट, इससे ज्यादा अभी बात करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए अभी, है ना। स्टार्टिंग कुछ बातें हमने बताई, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फेज है हमारा, आ जाइए आप इस पे, कहां से पढ़ना है हमें, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, आप लिखना चाहें तो। प्राचीन, मध्यकालीन, दोनों का मैं सोर्स बता रहा हूं, पीटी और मेंस का, ठीक है। एक राम शरण शर्मा की किताब आती है प्राचीन भारत में, आप सभी लोग नोट कर लेंगे। मध्यकालीन भारत में सतीश चंद्र की किताब आती है, और आधुनिक भारत में बिपिन चंद्र की किताब आती है। आधुनिक भारत में बिपिन चंद्र की किताब आती है। ठीक है, ये तीनों किताब आपको ब्लैक स्वान प्रकाशन से मिल जाएगी, है ना। ठीक है, तीनों किताब आपको ब्लैक स्वान प्रकाशन से मिल जाएगी। या फिर जो लोग बड़े शहरों में रहते हो, इस तीनों किताब को ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है। इन तीनों किताब को ओल्ड एनसीईआरटी भी कहा जाता है। इंडियन हिस्ट्री में, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बार बार ना तो रिपीट करने की जरूरत है ना पूछने की जरूरत है। इंडियन हिस्ट्री में आपका बेस इसी से बनेगा, चाहे पीटी हो या मेंस। इसके अलावा कोई किताब की जरूरत नहीं है। यदि आप इसको
डाइजेस्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। डाइजेस्ट एक एक चैप्टर पे, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे बिपिन चंद्रा का 3rd चैप्टर है, केवल 3rd चैप्टर पे यदि क्लास लेते हैं हम लोग कई बार ऑप्शनल वगैरह के लिए, तो 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे की क्लास चलती है केवल एक चैप्टर के ऊपर लेना चाहें तो। इतना डेप्थ है किताब में। लेकिन जो लोग 10वीं के बाद तैयारी शुरू कर रहे हैं ना, उनको एकदम से आइडिया नहीं लगेगा बहुत सारी चीजों का, उन्होंने छोड़ रखा है इतिहास को। तो एक सुझाव और क्या है, आप सब ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा, आप सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी अभी चलती है, 6ठी 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी जो करंट में चलती है किताबों में, इन तीनों किताब को पढ़ने के पहले कोई भी स्टूडेंट दिमाग में मत रखना आप कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। आप बस ऐसे समझो कि थोड़ा इतिहास को समझना है। 6ठी क्लास पास करनी है, 7वीं क्लास पास करनी है, 8वीं क्लास पास करनी है। 6ठी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री, 7वीं में मेडाइवल हिस्ट्री और 8वीं में मॉडर्न हिस्ट्री का एक कंप्लीट परिचय मिल जाएगा आपको। जो आपको यहां परिचय मिलेगा उसी का डेप्थ आपको यहां मिलेगा। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए और फिर इसको आप बेस बना लीजिएगा। ठीक है, बार बार बेस कहने का मतलब बार बार आपको इसको पढ़ना है। ये कंप्लीट तैयारी तो मैं नहीं कहूंगा कि इससे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हाँ आप समझ लो कि मैक्सिमम चीजें इसी के इर्द गिर्द घूमनी है आपके, यदि आप इसका यूज कर सकते हो तो। वरना टहलाने भटकाने के लिए बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। मॉडर्न इंडिया में एक किताब और नोट करिएगा आप, स्वतंत्रता के बाद की राजनीति। ये भी एनसीईआरटी है जो अभी चल रही है ना। अब क्लास एक बार पूछ लीजिएगा, या तो 11वीं क्लास की किताब होगी या 12वीं क्लास की किताब होगी, है ना। लेखक की जरूरत नहीं है, आप केवल किताब की दुकान पे कहिएगा कि स्वतंत्रता के बाद की राजनीति। ठीक है, ये किताब रखिएगा। मॉडर्न इंडिया में 47 के बाद के हिस्सों में ये ज्यादा महत्व रखती है। क्लियर सभी को? ठीक है, एक और किताब मैंने आपको बताई है ना, एक और किताब लिख लीजिएगा विश्व इतिहास पे। विश्व इतिहास पे लिख लीजिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी, 9th और 10th की एनसीईआरटी। साथ में ये भी लिख लीजिए आप विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल। विजन आईएएस का स्टडी मटेरियल, यानी हमारी संस्था का जो स्टडी मटेरियल है विश्व इतिहास के लिए पर्याप्त होगा। 9, 10 से आपको, मैं नई एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, एक अच्छा परिचय मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब एनसीईआरटी का कितना रोल है आपकी तैयारी में, ऐसे तो थोड़ा कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, कि भाई इसको मैं 50% कहूं, किसको 40% कहूं, किसको मैं 100% कहूं, बट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनसीईआरटी प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक में उसकी पैठ है। यदि आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको विश्व इतिहास में तो किसी और मैटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा की किताब के अलावा आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं यदि खुद से आप तैयारी कर रहे हैं तो। और इन दोनों खंड में भी आप विजन आईएएस के मटेरियल को आप ऐड कर सकते हैं, आप इन दोनों खंड में। तो मेंस में भी आपका 100% कवर हो जाएगा, पीटी में भी आपका 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि अपने आप में केवल एनसीईआरटी की किताब कंप्लीट नहीं है। और बिगिनर्स कोई भी स्टूडेंट होगा तो कोई जल्दीबाजी नहीं करेगा, पहले वो 6ठी 7वीं और 8वीं की एनसीईआरटी पहले पढ़ेगा, फिर 9वीं 10वीं की पढ़ेगा, कवर करने के बाद ही फिर इस मेन किताब पे वो आएगा। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया है ना, सेकंड पक्ष हमने बताया। तीसरा खंड, आप जैसे मान लो कुछ भी पढ़ते हो, सपोज दैट जैसे आप सिंपली अभी एनसीईआरटी की किताब पढ़ रहे हो तो अभी नोट्स की बहुत अहमियत नहीं है। आप इतना कर सकते हो कि चैप्टर पढ़ो और चैप्टर की एक समरी बना लिया करो कि आपने क्या पढ़ा। नोट्स की अहमियत तब आती है जब आपको यह समझ हो कि 1857 का विद्रोह आप पढ़ रहे हो, तो 1857 के विद्रोह के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है।
ठीक है, जैसे आपको पता चल गया कि आपको कारण भी पढ़ना है आपको इसमें, है ना, कुछ घटनाक्रम भी आपको इसमें पढ़ने हैं, सामाजिक आधार पढ़ना है, क्षेत्रीय प्रसार पढ़ना है, असफलता के कारण पढ़ने हैं, परिणाम पढ़ने हैं, इसमें कुछ डिबेट से वो भी पढ़ना है। जब सारे खंड क्लियर हो जाते हैं ना, तब प्रत्येक खंड पे नोट्स बनाया जाता है। ये सारे खंड आपके क्लियर कैसे होंगे? ये सारे खंड आपके क्लियर होंगे रामशरण शर्मा, सतीश चंद्र और विपिन चंद्रा की किताब से। हर एक चैप्टर के अंदर जितनी बातें कही गई हैं, आप उसको सब टॉपिक बना लोगे तो आप समझ लो आपको वही पढ़ना है। क्लियर सभी को? तो नोट्स मेकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट नोट्स आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है कि पहले जब आप किताब को पढ़ते हो तो समरी बनाओ, और जब एक बार आपको समझ में आ जाए पूरे एंशिएंट इंडिया या मेडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया, उसके बाद आप क्या करो, क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस शुरू करो यूपीएससी का। आप पीटी और मेंस दोनों का खूब बढ़िया एनालिसिस करो टॉपिक वाइज। जैसे मान लो आपने हड़प्पा सभ्यता का एनालाइज किया, पीटी में कैसे सवाल आते हैं, मेंस में कैसे सवाल आते हैं, दोबारा फिर उस क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके किताब को पढ़ना शुरू करो, और उसके सभी खंड पे आप अपना नोट्स बनाओ। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कि आपकी तैयारी वाकई कैसी है, कितनी अच्छी है आपकी तैयारी, है ना, कितना दम है आपकी तैयारी में। जैसे आपने सब कुछ पढ़ लिया मान लो, है ना, सारी चीजें आपको याद भी हो गई हैं, तो कितना आप एग्जाम तक कैरी कर पाओगे ये पता ही नहीं चल पाता है। बहुत सारे लोग पहली बार जाकर के या तो प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं, या कई बार पीटी निकल गया तो सीधे मेंस में ही जाके राइटिंग करते हैं। ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आपको क्या करना है, आपको तैयारी में हमेशा ध्यान रखना है कि ये तीनों एक तरफ, ये सारी चीजें एक तरफ, इसमें समय दीजिए आप। जब मान लो जैसे हड़प्पा सभ्यता पे आपकी पकड़ हो गई या गुप्ता काल पे आपकी पकड़ हो गई है, तो वाकई आप पीटी में कितना अच्छा कर पाओगे या मेंस में कितना अच्छा लिख पाओगे, विदाउट प्रैक्टिस ये क्लियर ही नहीं हो पाता है। प्रैक्टिस से ही पता चलता है। आपकी पूरी तैयारी, ठीक है, और परफॉर्मेंस, निष्पादन के गैप को पाटने का काम करता है प्रैक्टिस। यानी आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ठीक है, ये प्रैक्टिस ही तय करेगा। प्रैक्टिस कई लेवल पे होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस का जो चरम होता है ये होता है, हम अपनी तैयारी को किसी भी टॉपिक पे उस अवस्था पे ले जाएं कि उससे कोई भी मेंस का सवाल आए, मैं उसे 6 से 8 मिनट में लिख दूंगा या लिख दूंगी, कोई भी सवाल आए। और किसी भी टॉपिक पे यदि 10 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 6 से 7 सवाल, 8 सवाल हम बनाने की स्थिति में, यदि आप जिस दिन इस लेवल को अटेन कर लोगे, उसी साल आप पीटी भी निकालोगे, उसी साल आप मेंस भी निकालोगे, उसी साल आपका सिलेक्शन भी होगा। जब भी आप इसको अटेन करोगे, कोई भी टॉपिक पे आप 6 से 8 मिनट में लिखने की स्थिति में आ जाओ। वो तभी संभव होगा जब आप सिलेबस को समझो, कैसे पढ़ना है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं बहुत डिटेल से बता पाऊं, जितना संभव था उतना मैंने बताया भी आपको। कहां से पढ़ें, सोर्स मैंने क्लियर कर दिया आपको। जो खुद से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी सोर्स हमने बता दिया, और जो क्लासेस के साथ चल रहे हैं उनके लिए भी बस एक्स्ट्रा किताब ना पढ़ें, जो भी कोचिंग जहां भी आप पढ़ रहे हो, जिनसे भी मार्गदर्शन में पढ़ रहे हो, उनको फॉलो करो आप उसके साथ साथ, बट ये किताब जरूर पढ़ना। नोट्स का बहुत अहम रोल है। हर टॉपिक पे आपका एक फाइनल नोट्स होना चाहिए कि मुझे इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। नोट्स बनाने का तरीका होता है कि किसी एक किताब से हमने किसी टॉपिक पे नोट्स समराइज कर लिया, नई नई चीजें आती तो हम उसमें ऐड करते रहते हैं ना, कि बार बार हम नोट्स बदलते रहते हैं। और अंतिम और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिस आपका, ठीक है। तो आप सब लोग प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, ठीक है। फिर तो आज जो हमने एक ओपन सेशन में हमने बताया था शुरू में कि हम यहाँ बात करेंगे, तो इस चारों टॉपिक पे बेसिक बात जो आप स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए हमने बताया आपको, ठीक है। यूट्यूब पे कुछ पुराने वीडियोस और पढ़े हुए अपने विजन आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, जहां अलग अलग तरीके से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स चेंज हो जाएंगे हर वीडियोस में, तरीका तो खैर यही है पढ़ने का, आप उसको भी देखिएगा। निश्चित रूप से आपको नई नई जानकारी बहुत सारी उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और आप सबको अशेष शुभकामनाएं, ठीक है। आप जिस उद्देश्य को लेकर के आज ओपन सेशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या आप जिस उद्देश्य को लेकर के आगे आप इस वीडियो को देखेंगे आप, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ एक शुरुआती रास्ता आपको इससे मिल पाएगा, ठीक है, और आप सफल हो अपने लाइफ में, अपने करियर में। इससे अच्छी बात क्या होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे दूसरे फैकल्टी आपसे
दूसरे खंड के संदर्भ में बात करेंगे, है ना। कोरोना के कारण थोड़ी सी सावधानी बरत रही है ना, तो 2-4 मिनट का समय लगेगा, सर आपसे जुड़ जाएंगे अभी, है ना। थैंक यू वेरी मच।